तो यहां पर ये हुआ कि यदि r कांस्टेंट है तो किसी एक आवेश को जैसा करोगे, तिगुना करोगे तो बल भी तिगुना हो जाएगा, एक तिहाई करोगे तो एक तिहाई हो जाएगा, जैसा करोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख के चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मैंने द्रव्यमान और आवेश लिखा, इसकी रिक्वायरमेंट कहां है, इसकी रिक्वायरमेंट कहां है? कई बार पूछ लेता है, मान लें कि लिथियम, पूछने का देखो तरीका, लिथियम में नाभिकीय आवेश ज्ञात करो यदि उसकी त्रिज्या 0.2 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? लिथियम में नाभिकीय नहीं, नाभिकीय आवेश ज्ञात कर। नाभिकीय आवेश तो लगता है नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश नहीं, नाभिकीय बल ज्ञात करते हैं सही मायने में। सही मायने में क्या ज्ञात करते हैं? तो नाभिकीय बल। तो हम जानते हैं बल बराबर 9 × 10⁹ की घात, Q1 Q2 दो आवेश होते हैं। तो भाई लिथियम की अगर बात हो रही है तो लिथियम 3 होता है ना यहाँ। अब 3 होता है मतलब लिथियम के नाभिक में +3 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये त्रिज्या आपको दी है r = कितनी? 2 एंगस्ट्रॉम। अब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना क्या है आपको? हाँ, बल निकालना है ना। तो बल बराबर ये, अब कितना आवेश हुआ? ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये हो गया +3e और ये हो गया -e, और अपान क्या आएगा? 0.2 एंगस्ट्रॉम, और उसका क्या आएगा? अब इसका कैलकुलेशन करना। तो जरूरत यहां पड़ी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम हो, प्रोटॉन का आवेश को पता। जो इलेक्ट्रॉन का वो, बस अंतर ये कि ये प्लस में और ये। अब कैलकुलेशन आपको आगे करना है। ठीक है, तो ये था आपका कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। एक बात और है, यहां पर कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा, और आवेश सबको याद होता है -1.6 × 10⁻⁻90। पर वो आवेश है, विशिष्ट आवेश नहीं है वो। तो विशिष्ट आवेश का मतलब है इकाई द्रव्यमान पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन में उसके द्रव्यमान का क्या देना पड़ेगा हमको? इलेक्ट्रॉन का। तो आपको याद भी होगा कि E/m इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसने ज्ञात किया था? थॉमसन ने किया था। ठीक, ये जो काम था वो किसने किया था? अब कोई ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है ये आवेश किसने ज्ञात किया? तो इस आवेश को ज्ञात किया था किसने? मिलीकॉन ने। मिलीकॉन ने जो ज्ञात किया था उस विधि का क्या नाम था? उस विधि का नाम था तेल बूंद विधि। तेल बूंद विधि में वेग किस प्रकार का यूज किया? वेग उसने वो यूज किया था, उसने कौन सा वेग? सीमांत वेग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश ज्ञात किया था किसने, और किस विधि का यूज किया? तेल बूंद विधि। किस सिद्धांत पे आधारित था? सीमांत वेग के सिद्धांत पे। और थॉमसन का रोल था विशिष्ट आवेश ज्ञात कर। तो अब आप घर में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश में इलेक्ट्रॉन के आवेश में इलेक्ट्रॉन के का भाग देना है, और फाइनल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, यहां पर जैसे एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें, मान के चले, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट और आएंगे। एक है अक्षीय, और कौन सी स्थिति? अब हम ये जानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है, मान लें क्या? AB, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक ये L है, ये L है, और ये टोटल क्या है? 2। ठीक है, इस द्विध्रुव में ये +Q और -Q आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है अक्ष। और अक्ष पे कोई बिंदु ले लें,
उस पर तीव्रता ज्ञात करना हो तो वो E इज इक्वल टू, किसी को याद है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती थी? 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, जबकि ये वाला जो है इसे हम कहते हैं निरक्ष, और इस बिंदु पे ज्ञात करना हो तब तीव्रता आती थी E, और ये होता था 1/p/r³। अब ये बताओ r³ होता था कि r² होता था? हाँ, क्यों? ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। ये क्लियर होने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास में यहां ये मान के चलो ये एक विद्युत क्षेत्र है। ये एक क्या है? विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में एक हमने ए बी क्या रखा है? वैद्युत द्विध्रुव को रखा है। और कितने कोण से घुमा कर रखा है हमने? थीटा कोण से घुमा कर रखा है। तो निश्चित रूप से इस पर इस दिशा में और इस पर इस दिशा में, क्योंकि ये एक है +q और ये -q। इससे जो बल लगेगा वो हो गया QE, और इससे जो बल लगेगा वो भी हुआ, ठीक। लेकिन ये दोनों बल आप देखो, इसको अगर मैं ऐसे मिलाता हूं और ऐसे मिलाता हूं तो क्रिया रेखा अलग है। तो कहने का मतलब ये दोनों बल में खास बात क्या है? परिमाण समान है, और क्या है? ये विजातीय है। परिमाण और क्या है? और समान बल लग रहा है, समान बल, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत है। और क्रिया रेखा समान, क्रिया रेखा समान नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ और ये पॉइंट नंबर, यानी दो आवेश आपके पास हैं, दो आवेशों से मिलकर के एक द्विध्रुव बना हुआ है। उस द्विध्रुव को आपने एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण से घुमाकर रखा है। तो उसके जो दोनों सिरों के आवेश हैं उस पर बल क्रियाशील हो जाएगा, और वो बल होगा QE। दोनों आवेश परिमाण, आवेश जो परिमाण है वो समान थे। एक समान विद्युत क्षेत्र था, मतलब पूरी जगह तीव्रता कैसी थी? तो यहां भी QE का गुणनफल और यहां भी QE का गुणनफल क्या आएगा? सेम। मतलब दोनों बल कैसे हो गए? समान, दिशा, लेकिन क्रिया रेखा एक नहीं है। इसकी क्रिया रेखा ये जा रही, इसकी क्रिया रेखा। और जब एक वस्तु पे दो बल क्रियाशील हो, परिमाण में बराबर हो, दिशा में विपरीत हो, क्रिया रेखा एक नहीं है, तो वो निरस्त नहीं करते। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? एक बलयुग्म बनाते हैं, QE एक बलयुग्म बनाते हैं, और इस बलयुग्म, ये जो बलयुग्म बना है, इस बलयुग्म का एक आघूर्ण होता है, उसे हम कहते हैं टाउ। और टाउ बराबर याद होगा, डायरेक्ट सॉल्व करें, PE sin थीटा आता था, सॉल्व करके ये क्या था? द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर आघूर्ण की गणना। ठीक है, और इसमें कितना घुमाया गया है? अब अगर हम इसके क्षेत्र के समांतर इस दिशा में ऐसे रख दें तो थीटा कितना बनेगा? 0। यानी द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि हम रख दें तो थीटा 0, और थीटा 0 मतलब, थीटा 0 मतलब सब वहां। लेकिन उसको ऐसे घुमा के ऐसे लाके 90 पे खड़े कर दें तो 90 आएगा, तो यहां टाउ इज इक्वल टू P। लेकिन देखें ये इस दिशा में है, देखो ध्यान से, द्विध्रुव को ऐसे घुमाते 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 मैं 90 में लाके और इधर से ऐसे ऐसे ला दूं तो अब एंगल विपरीत दिशा हो गई। ठीक, तो 180 और 180 यानी साइन 180 का मान कितना? 0। इसका मतलब कि 0 पे भी 0 था, विपरीत करने पे भी 0 था, तो बीच में कितना आया उसका मैक्सिमम वैल्यू? P। तो P इंटू E उसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या आघूर्ण यहां सदिश राशि है? तो बिल्कुल है जी, क्योंकि यहां जब इसको हटाया जाएगा
तो P क्रॉस क्या होता है, E होता है, जिससे कॉस जिनमें आता है वो अदिश राशि होती है और जिनमें साइन आता है वो सदिश राशि, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये लिखना पड़ेगा। ये हुआ क्या, आघूर्ण, नोट करें। अब इस आघूर्ण से क्या निकालना पड़ेगा हमको, स्थितिज ऊर्जा। मालूम है किसी को कितनी आती थी, पीई कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पर हम देखें, किया गया कार्य आता था वो, सॉरी, किया गया क्या आता था, कार्य आता था, कार्य आया था पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये कार्य आया था। अब इसमें हम 3 कंडीशन ले लेते हैं, 3 कंडीशन वही थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 1। अब यहां देखें कि W कितना होगा। जब यहां 0 लेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, और वो 1 में 1 गया, मतलब कोई, जब घुमा ही नहीं रहे तो काय का कार्य, सीधी सी बात है। लेकिन जब 90 किया यहां तो cos 90 की वैल्यू, तो W का मान कितना आ गया यहां पे, P। लेकिन जब 180 लिया तो cos 180 का मान ऋण 1 होता है, तो वो ऋण और ये ऋण धन 2, मतलब यहां पर W इज इक्वल टू 2P आ रहा है। और कार्य ये कौन सी राशि है ये, क्योंकि क्या दिखा आपको इसमें, कॉस दिखा। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता था और वो है स्थितिज U इज इक्वल टू, तो आपको याद होगा क्या डिफरेंस आता था, यहां पे ये हट जाएगा, तो माइनस P कॉस थीटा, ये है स्थितिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा के भी कितने पार्ट्स बना लेना आप, 3। यहां थीटा के आधार पे 0, 90, 180। जब 0 होगा तो माइनस पीई, 90 होगा तो 0, और जब 180 होगा तो प्लस पीई। तो यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ये यहां पे आपका मैक्सिमम हुआ, यहां पे ये आपका मैक्सिमम हुआ, और यहां अगर आप देखेंगे तो फिर पी बस ओनली, मैक्सिमम कितना हुआ, पी। तो आपको यह याद रखना है कि मैक्सिमम काम कितना होता है ये। तो कई बार पूछा जाता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव का आघूर्ण, बात को समझना, बल का आघूर्ण नहीं, ये बल युग्म का आघूर्ण था। द्विध्रुव का आघूर्ण यानी पी, द्विध्रुव का आघूर्ण पी इतना है और इतने विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो अधिकतम कार्य क्या होगा। अब बोले अधिकतम कार्य, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम कार्य होता है 2P, तो P और E का गुणा करके दुगना कर देना। और अगर उसने स्थिर ऊर्जा पड़ा तो P और E का क्या करना, गुणा करना पड़ेगा केवल। आघूर्ण बोलेगा तो P और E का केवल गुणा, जो आघूर्ण आएगा वही क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम P होता है, इसका मैक्सिमम क्या होता है, निम्न में से अधिकतम मान का संभव होगा। ठीक है, संभव। अब उसके लिए अपने को पता है कि ये किससे मैच खाता है, इससे। कार्य में 2 आ जाने की वजह से मैच नहीं खाता वो, तो ये मैच खाता है। कई बार पूछ लेता है कि 180 अंश के कोण से विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि घुमाया गया है तो बताइए कि निम्न में से कौन से जोड़े समान हो सकते हैं। तब देगा कि कार्य बराबर ये, कार्य बराबर ये बराबर ये सभी। तब अपने को पता हो कि यार 180 के लिए अगर करेंगे तो कौन बराबर होगा, ये 180 के लिए 0, ये 180 के लिए P और ये 180 के लिए 2P, कोई किसी के बराबर नहीं है। यानी मजबूर कर दिया आपको 180 के लिए। देख लो 90 के लिए 0 है ना, ये तो है 0, हो सकता है, लेकिन बोला क्या उसने 180 के लिए। तो आपको 180 के लिए पता हो कि 180 के लिए मैक्सिमम होता है ये P होगा, और ये भी 180 के लिए ये कितना होगा, 0। यानी इसका मान अधिकतम होता है, लेकिन 180 के लिए नहीं होता ना, 90 के लिए होता है। यानी इसका अगर आप बनाएंगे टाउ बराबर PE
साइन थीटा, कंफ्यूजन में नहीं रहना। थीटा बराबर 0, 90, 180। 0 के लिए 0, 90 के लिए पीई और इसके लिए बिल्कुल इसका भी मैक्सिमम पी है, इसका भी मैक्सिमम पी है, पर ये 180 के लिए है और ये 90 के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। उस हिसाब से तीनों आंसर गलत है, तो लास्ट वाला आता है इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? नोट करें। फिर चलते हैं गॉस के प्रमेय पर। अब गॉस का प्रमेय, तो आपको पता है कि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए है और सुचालक के लिए है। लेकिन गॉस के प्रमेय में जाने के पहले एक शब्द और आता है और उस शब्द का नाम है समविभव पृष्ठ। क्या नाम है? समविभव पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। अब ये पृष्ठ है मान लें, और ये कौन सा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ। तो ये जो समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान। और अगर विभव का मान एक समान है तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य है वो कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां का विभव VA, यहां का विभव VA माइनस VB बराबर W अपान क्या होता है। लेकिन जब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो हर बिंदु का विभव क्या होगा? और विभव समान होगा, मतलब VA बराबर, तो ये घट के कितना हो गया? 0 W अपान Q त्रियक गुणा 0 इज इक्वल टू। तो कहने का मतलब कि किया गया कार्य कितना आ गया? ठीक। यानी समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना। और इसका स्पेशल टॉपिक आएगा हमारा धारा विद्युत के अंतर में। ठीक है, एक ज्यादा जरूरत पड़ी यहां पे। अब गॉस का प्रमेय किसके लिए? तो भाई आपके पास सबसे पहले एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉस का प्रमेय के लिए जरूरी जो कंसेप्ट है वो क्या हो आपके पास में? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ में जो उपस्थित कुल आवेश है, ठीक, वो क्या होता है? सॉरी, फ्लक्स। फ्लक्स जो है वहां उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बात आती है फ्लक्स की φe, तो ये फार्मूला होता है EDS cos थीटा, जहां पर ये एक विद्युत क्षेत्र है और वही का एक छोटा सा खंड है। इस छोटे से खंड का क्षेत्रफल ds है और इसकी तीव्रता कितनी है, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, तब उनके बीच जो फ्लक्स होगा यानी उसके अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या वो होती है φe इज इक्वल टू EDS cos थीटा। और यहां पे बहुत खास बात ध्यान रखना, थीटा जनरली सामान्य मैथमेटिक्स में थीटा जब 90 होता है तो हम लंबवत कहते हैं, और जब 0 होता है तो समांतर। लेकिन फ्लक्स में ऐसा नहीं है। फ्लक्स में क्या होगा? जब लंबवत होगा तो बल रेखा क्षेत्र के क्या हो? लंबवत, तो थीटा कितना? तो ऐसा कैसे होता होगा? तो आप सब पढ़ चुके हो कैसे होता है, कार्डबोर्ड का एग्जांपल देखे, लास्ट टाइम भी समझाया मैंने। तो जब लंबवत होगा तो 0 और समांतर होगा तो 90। ठीक है, अब देखें यहां पे ये जो फ्लक्स है गॉस का प्रमेय, पहली बात तो बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। अगर पृष्ठ बंद नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है। ये प्रमेय बताता क्या है? बंद पृष्ठ का फ्लक्स बताता है। फ्लक्स है क्या? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या है। इसका फॉर्मूला क्या है? EDS cos थीटा। थीटा किसके बीच का कोण है? E और DS के बीच का कोण है। हमको ये बताता क्या है? फ्लक्स के बारे। किसका फ्लक्स? बंद पृष्ठ का फ्लक्स। किस पे डिपेंड है? उस पे उपस्थित आवेश पर। और उसका कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अब यहां बात करते हैं कि ये जो फ्लक्स है, अगर मान लो आपके पास पृष्ठ है और यहां पर पूछ लिया कि 2 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो
माइक्रोकूलम। 2, 5, 8, 10, 20 अलग अलग बार बार आप उसको अलग अलग आवेश दे रहे हैं। बोले अब फ्लक्स कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 1/ε0 के साथ Q का गुणा हो रहा है, तो जितना अलग अलग आवेश आपने दिया सबका टोटल लिख देना है। यहां पे किसी बंद प्रश्न में दिया गया आवेश 5, 10 और 25 कूलाम का है, तो बताइए कि उसका फ्लक्स कितना होगा, तो जोड़ के ε0 नीचे, तो 5, 10 और 25 40, तो 40/ε0। अब ε0 की स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम होगी आपको, उसको रख दो, काट पीट के बता दो कितना आंसर आया। ठीक है, तो ये पहले गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय के बाद ये क्वेश्चन आता है कि आपको इस पृष्ठ के बाहर एक बिंदु लेना है, ठीक है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो अगर आपने ये बाहर लिया है तो यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ध्यान रखना यहां से जितना आवेश प्रवेश करेगा उतना ही आवेश यहां से निकल जाएगा, तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाने वाला है, फिर 0। यानी आपको आवेश उस पृष्ठ को देना पड़ेगा, ना कि पृष्ठ के दूर रखना पड़ेगा। ठीक, जब तक आप दूर रखें उसका कोई मतलब नहीं है, वो पृष्ठ में देंगे तो ही मतलब होता है। फिर देखते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। लेकिन उस अनुप्रयोग को देखने के पहले 3 पॉइंट्स यहां आए हुए हैं, आप देखेंगे लैम्ब्डा, सिग्मा और रो, ये है क्या। लैम्ब्डा, सिग्मा और रो है क्या, ये इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखें, लैम्ब्डा, सिग्मा और रो, ये तीनों ही आवेश हैं, ये तीनों ही क्या है, लेकिन ये प्रति इकाई लंबाई में है, ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में है, और ये प्रति इकाई आयतन में। ठीक, तीनों ही आवेश हैं, लैम्ब्डा, सिग्मा और ये। अब इनको इसलिए बताया गया क्योंकि मूल रूप से जब गॉस के अनुप्रयोग पढ़े जाते हैं तो 3 अनुप्रयोग बहुत खास होते हैं। एक रेखीय आवेश के लिए, एक है गोलीय चालक के लिए, और एक है समतल चादर के लिए। समतल चादर यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग करके, जैसे रेखीय आवेश है, मान लो अनंत लंबाई का एक रेखा आवेश क्या है आपके पास में, XY है, ठीक है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, इसको Q आवेश दिया गया है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, इसके लंबवत R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, और इस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए। तो हम ही जानते हैं कि गॉस का प्रमेय तो तब लगेगा जब पृष्ठ बंद होगा। तो फिर यहां क्या करते हैं, हम एक बेलन की कल्पना करते हैं, L लंबाई का एक बेलन, R त्रिज्या L लंबाई की एक बेलन की कल्पना करते हैं, और इसके लिए निकालते हैं अपन फिर फ्लक्स। क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है ना। और फ्लक्स कैसे निकालते हो आपको पता है, वो निकालने की जरूरत नहीं है, बस अब EDS cos थीटा। अब यहां पे 3 भाग बन गए, ये S1, ये S2 और ये वक्री पृष्ठ। अब जो बल रेखा यहां से ऐसी गुजर रही है, ऐसे जा रही होंगी मान लो, तो S1 S2 है, तो क्षेत्र के क्या जा रही, समांतर, तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कहां से गुजर रही है, इसके वक्र से। हालांकि प्रूफ नहीं करना, बस समझा दे रहा हूं एक बार। फाइनली सॉल्व करके आपके पास इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, फाई की। फिर हम लिखते हैं, चूंकि कल्पित पृष्ठ एक क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन है, तो उसके लिए फ्लक्स फाई बराबर क्या आ जाने वाले, एप्सिलॉन, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये अभी फाई ज्ञात की, ये भी फाई, पर ये गॉस का प्रमेय उपयोग करके और ये हल करके इन दोनों को इक्वल करेंगे, और इक्वल करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, ठीक। लेकिन इसको हल करते समय ध्यान रखना, जहां भी आवेश के नीचे L आएगा तो इसको हटा के आप क्या लिख देना, ठीक।
तब आपका जो आंसर है आप देख रहे हैं कि ये आपके पास उसका आंसर है, लैम्डा अपान 2πε0 इंटू आर। ये आएगा किसके लिए, रेखीय आवेश। लैम्डा देख के वैसे भी समझ आ जाता है। अब बात आती है चादर की, समतल चादर। तो भाई चादर की अगर हम बात करें तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज होती है कि नहीं, बोलो। यानी कितना डायमेंशन आ गया, 2, और 2 डायमेंशन आ गया तो क्षेत्रफल की बात होगी कि नहीं, बताओ, है ना। इसका मतलब यूज किसका होना चाहिए, सेम तरीके से हम यहां सॉल्व करते हैं। एक चादर लेते हैं, सुन बस लो, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप ऐसा पूरा करें। यहां पर P और यहां एक P डैश बिंदु लिया। ये जैसे एक आईना होता है ना, दर्पण, दर्पण के सामने इस साइड जितनी दूरी पर वस्तु है तो उसके पीछे प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा, यानी वो सेंटर में हुआ ना। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए भी एक बेलन की हम क्या करें, यहां पे कल्पना करें, ठीक। और अब यहां से गुजरने वाले के लिए 0 होगा और इनके लिए नहीं होगा। तो फाइनली यहां जब निकालेंगे आप तो फाई बराबर आने वाला है 2EA। फिर ये एक बंद पृष्ठ है तो ये होगा Q/ε0, इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, आपके पास आंसर आ गया सिग्मा अपान 2ε0, ठीक। और यदि कोई माध्यम होता अगर, तो नीचे किसका यूज कर लेते अपन, K का। कोई पराविद्युत माध्यम होता तो नीचे क्या आ जाता है, यहाँ पे K आ जाता। अब यहां पर देखो, ये ध्यान रखना है, इस पृष्ठ के बाहर यहां अलग, यहां अलग, ये अलग, अलग अलग अगर आपको क्या दिए हैं, यहां σ1, σ2, σ3 बाहर से आवेश दिए तो भी सेम आंसर होगा। बस यहां ध्यान रखना, जो अपना सिग्मा अपना ऑप्शन 0 था तो σ1, σ2 डैश डैश सिग्मा जितने भी दिए होंगे वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन कब, जब बाहर हो, जब कब कहां हो, बाहर। लेकिन अंदर हो रहेंगे होंगे तो फिर वो क्या होने वाला है, घटेगा। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, पहले ये तीनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि क्या यूज हुआ है, ठीक है। बेलनाकार पर बेलनाकार को अभी हटा दिया है उसने। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट हुआ आपका पूरा क्लियर। ये और ये तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। अब होंगे हमारे क्या, इसके क्वेश्चन। लेकिन जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन के शुरुआत के 5 मिनट में ये जो 2 लेक्चर्स में हुआ है वो फटाफट पूरा रिकवर हो जाएगा। पहले रिकवर होगा तुरंत में, और उसके बाद चलेंगे हम उसके अंकित प्रश्नों में और उसके थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन। अभी मैंने यहाँ पे तथ्यात्मक या बोधात्मक की कोई चर्चा ही नहीं किया मैंने यहाँ। पहले बेसिक थीम हो जाए, ढांचा बन जाए अपना, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे इसके फिर क्रिटिकल क्वेश्चन, ठीक है।